हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 7 अगस्त 2021 और आज की इस वीडियो में हम 7 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जीके भी बताता चलूंगा। तो इस वीडियो को आपको आखिर तक ध्यान से देखना है, क्योंकि आखिर में मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसी के साथ साथ ध्येय प्रतिस्पर्धा विश्व इस ऐप पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं कल जो हमारा करंट अफेयर हुआ था उसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल था, देखो, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य जीता है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य जीता है। तो यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कितवां मेडल है? तो यह हमारे ओलंपिक के अंदर 12वां मेडल है भारतीय पुरुष हॉकी का। इस 12 मेडल में 8 स्वर्ण है और 1 रजत है और 3 कांस्य है। 1 रजत, 3 कांस्य और 8 स्वर्ण, और ये 12वां मेडल हमारा हो गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव, इनका हाल ही में निधन हुआ। वह कौन से क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह साहित्य से संबंधित थी। वह कवयित्री थी और वह डोगरी भाषा की पहली महिला कवयित्री थी। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और इनका जन्म भी जम्मू कश्मीर में ही हुआ था। भारत का पहला भूकंप मोबाइल ऐप अनावरण किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला भूकंप मोबाइल ऐप अनावरण किया गया। हाल ही में नेल्लियोर वासुदेव नंबूदरी, इनका निधन हुआ। वह कौन से भारतीय शास्त्रीय के नृत्य के कलाकार थे? तो वह कथकली शास्त्रीय नृत्य के कलाकार थे। हाल ही में कौन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो ध्रुति बैनर्जी। यह जो है 105 साल के इतिहास में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 105 साल के इतिहास में पहली बार महिला महानिदेशक बनी है। उसके साथ ही हाल ही में समग्र शिक्षा योजना जो है हमारी, समग्र शिक्षा अभियान हम उसे कहते हैं, इसको जो है 2026 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमें रजत पदक दिला दिया है कुश्ती के अंदर। ओके, वह हरियाणा के हैं और उन्होंने हमें 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर हमें रजत पदक दिला दिया है। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत, यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसका जो है समुद्री परीक्षण कोची के समुद्र में शुरू कर दिया गया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक है मनन भट्ट। और CR राव गोल्ड मेडल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो जगदीश भगवती और C रंगराजन, ये 2 अर्थशास्त्रियों को CR राव गोल्ड मेडल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चलो देखते हैं आज का पहला सवाल। पश्चिम बंगाल की किस योजना या पोर्टल के लिए स्कॉच प्लेटिनम पुरस्कार मिला है? तो इसको जो है शिल्पाशती ऑनलाइन सिंगल विंडो नाम का जो पोर्टल है, इस पोर्टल के लिए जो पश्चिम बंगाल के लिए स्कॉच का प्लेटिनियम अवार्ड मिला है। और पश्चिम बंगाल को स्कॉच के अभी जो है 4 अवार्ड मिले हैं अलग अलग योजनाओं को। जो गुड गवर्नेंस के लिए जो योजना है उस योजना के लिए, देखिए ममता बनर्जी है और इनको जो है स्कॉच अवार्ड मिला है प्लेटिनम गवर्नेंस के लिए। ओके, चलो देखते हैं इसके बारे में मालूमात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। राज्य योजना शिल्पाशती ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल ने स्कॉच प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। उसी के साथ शहरी क्षेत्रों के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार लाइसेंस ऑनलाइन जारी करना और ई नथीकरण पंजीकरण तैयारी और डीड जमा करने की ऑनलाइन प्रणाली ने 2 रजत पुरस्कार जीते हैं। इस तरह से स्कॉच पुरस्कार इन्होंने जो है 4 जीते हैं। यह जो स्कॉच पुरस्कार है अलग अलग स्टेट में गुड गवर्नेंस के लिए, अलग अलग योजना के वेल प्लानिंग के लिए जो है दिया जाता है और पश्चिम बंगाल को 4 मिले हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसकी राजधानी है कोलकाता। यहाँ पर कुल जिले हैं 23। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। राज्यसभा की सीट यहाँ पर है 16।
लोकसभा की सीटें यहाँ पर 42 और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 294। और 2021 में यहाँ पर विधानसभा की इलेक्शन भी हुए और इलेक्शन में जो है ममता बनर्जी फिर से एक बार जीतकर वहां पर मुख्यमंत्री बन गई हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। और प्यारा भारत के अंदर जरा लोकेशन देखेंगे तो ये है, देखिए लोकेशन हमारा, ओके, पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल को अगर बड़ा किया तो ये है पश्चिम बंगाल, ओके। पश्चिम बंगाल को जो है बिहार की सीमा लगी हुई है, नेपाल की सीमा लगी हुई है, सिक्किम, भूटान, बांग्लादेश और यहाँ पर ओडिशा की सीमा लगी हुई है और उसी के साथ झारखंड की भी सीमा लगी हुई है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ओके। चलो अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? इसका सही आंसर है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है राजीव गांधी खेल रत्न से राजीव गांधी ये जो नाम है वो निकाल दिया है और हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, इनका नाम जो है खेल रत्न पुरस्कार को दे दिया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ऐसा हुआ है, अभी वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ओके। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम चेंज कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब इसे हम यहां से आगे कहेंगे, ओके। तो मोदी साहब ने जो है इसके नाम बदलने की घोषणा की है, उसी के साथ उसका नाम चेंज हो गया है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जो है हॉकी में अविश्वसनीय योगदान रहा है, इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अब उनका नाम जो है खेल रत्न पुरस्कार को दिया जाएगा। यह जो खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी और पहला पुरस्कार यह जो है, यह पहला पुरस्कार मिला था विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन हमारे शतरंज के खिलाड़ी है और हमारे भारत देश के पहले ग्रैंड मास्टर है शतरंज के अंदर, उनको पहला पुरस्कार यहाँ दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे स्टार्टिंग में, ओके। लेकिन 2020 से इसके अंदर बदल किया गया है, 2020 से जो है 25 लाख रुपए जो दिए जाते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों में किसे किसे मिला है, तो अपन 2017 से अगर देखेंगे तो 2017 में मिला था सरदार सिंह और देवेंद्र झांझरिया को, 2018 में मिला था विराट कोहली और मीराबाई चानू सैखोम को, 2019 में मिला था बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को, और 2020 में मिला था 5 लोगों को, रोहित शर्मा, विनेश फोगट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगवेलु और रानी रामपाल को, ओके। तो ये कुछ पिछले सालों के हमारे जो है खेल रत्न है। अभी 2021 चल रहा है, 2021 के 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद इनकी जयंती रहती है और इस दिन जो है इन अवार्ड की जो है घोषणा की जाती है। मेजर ध्यानचंद के बारे में जानते हैं, इनका जन्म जो है 29 अगस्त को हुआ था 1905 में इलाहाबाद में और इनका निधन हुआ था 3 दिसंबर को 1979 में। और देखिए इन्होंने 1928, 1932 और 1936 के जो ओलंपिक हुए थे उस ओलंपिक का वो हिस्सा थे और उस ओलंपिक में उन्होंने जो है अविश्वसनीय योगदान दिया था। इसीलिए हमारी टीम जो है ये तीनों ओलंपिक के अंदर हमें स्वर्ण दिला सकी थी, ओके। इसलिए जो है तो उनको जो है अभी हम हॉकी का जादूगर कहते थे। ये है हमारे सामने मेजर ध्यानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इब्राहिम रईसी, इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? इब्राहिम रईसी, ओके। तो इसका सही आंसर है डी, ईरान। ईरान के जो है नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रईसी। ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ये है इब्राहिम रईसी। ये देखिए इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने जो है 5 अगस्त 2021 को ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वह जून में चुनाव जीते थे। जून 2021 में ईरान के अंदर चुनाव हुए थे, वहां पर वो चुनाव जीते थे, तब से उनकी शपथ बाकी थी। अभी उन्होंने 5 अगस्त को शपथ ले ली है और वो ईरान के 8वें राष्ट्रपति बन गए हैं। रईसी जो है पेशे से जज है। 1988 के दरमियान वो जो है तेहरान रिवॉल्यूशनरी कोर्ट में जज हुआ करते थे। और रईसी जो है अयातुल्लाह खोमेनी जो है सर्वोच्च नेता है वहां के ईरान के, उनके सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। और जो जून में चुनाव हुए थे उस चुनाव के अंदर रईसी को 1,78,00,000 वोट मिले थे। ईरान के बारे में अगर देखेंगे तो ईरान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है तेहरान। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तेहरान है। इसकी भाषा है पर्शियन, इसका धर्म है इस्लाम। यहाँ पर सर्वोच्च नेता है अयातुल्लाह अली खोमेनी। अभी राष्ट्रपति हो गए हैं इब्राहिम रईसी और इनका जो चलन है वो है ईरानियल रियाल। चलन कौन सा है? ईरानियल रियाल यहाँ पर उनका चलन है।
चलो उसका मैप देखते हैं हम, कहाँ पर है इसका लोकेशन। ये देखिए, ये है हमारा ग्लोब, वर्ल्ड मैप है, और ये वर्ल्ड मैप के अंदर जो है यहाँ पर है देखिए आसिया, और आसिया में है मेरा प्यारा भारत महान। और ये प्यारा भारत महान के अगर हम पश्चिम उत्तर में जाएंगे, ओके, उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर है मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ा सा देश है जिसका नाम है ईरान। इसका थोड़ा सा हम बड़ा मैप देखेंगे, ये है देखिए ईरान। और ईरान में आज फिलहाल में हमारे देश के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर अभी ईरान के दौरे पे गए हुए हैं, तो वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और ईरान के अंदर जो है हम जो है एक चाबहार बंदर बोल के जो है वहां पर चाबहार द्वीप जो है उसको हम विकसित कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में पावलोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो है पावलोव ज्वालामुखी है, तो नाम याद रखिए पावलोव ज्वालामुखी। पावलोव वोल्केनो कहां पर है? अमेरिका के अंदर है ये पावलोव। देखते हैं इसके बारे में। अमेरिका के अलास्का में है ये, ओके, कहां पर है? अलास्का। ये अलास्का जो राज्य है अमेरिका का, अमेरिका ने रशिया से खरीदा था। 6 अगस्त 2021 को पावलोव ज्वालामुखी में निम्न स्तरीय राख का उत्सर्जन शुरू हुआ है। अलास्का में 3 ज्वालामुखी विस्फोट के विभिन्न चरणों में है, वहां पर अलग अलग 3 ज्वालामुखी जो है विस्फोट के विभिन्न चरणों में है। पावलोव ज्वालामुखी जो है आखिरी बार 2016 में फटा था। इसके अलावा ग्रेट सिटकिन ज्वालामुखी और अलेशियन ज्वालामुखी में, यहाँ पर जो है सिटकिन ज्वालामुखी और अलेशियन द्वीप में जो है सेमी सोपोनॉय ज्वालामुखी सक्रिय हुए हैं। पावलोव ज्वालामुखी यह जो है, यह पावलोव ज्वालामुखी अलास्का प्रायद्वीप में पर जो है अलेशियन रेंज का एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। यह ज्वालामुखी 1980 के बाद से अमेरिका में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इसमें 2014 में, वैसा 1980 से बार लगातार उसमें विस्फोट होते आए हैं, लेकिन 2014 में 2 बार विस्फोट इस ज्वालामुखी में हुए थे, और इसका अंतिम विस्फोट जो हुआ था मार्च 2016 में इसका अंतिम विस्फोट हुआ था। तो ये पावलोव ज्वालामुखी अमेरिका के अलास्का राज्य में है। और ग्रेट सिटकिन ज्वालामुखी भी वही है, और सेमी सोपोनॉय ज्वालामुखी भी अलास्का में ही है, और ये विस्फोट के चरणों के अंदर है अभी फिलहाल में। ये देखेंगे इसका लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल के अंदर ये जो व्हाइट आपको नजर आ रहा है ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य अमेरिका से अलग है मतलब दूर है, ये है अलास्का। ये जो लाल रंग में दिख रहा है ये है अलास्का, और इधर से रसिया लग जाता है, यहाँ पर कनाडा है, ओके, नीचे जो है दक्षिण की ओर मेक्सिको है, तो ये अलास्का है। यहाँ पर ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर वह ज्वालामुखी है, उसको और बड़े तरह से देख लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे आपको ये दिख रहा है पावलोव, ओके, ये जो है पावलोव, यहाँ पर वह ज्वालामुखी है पावलोव ज्वालामुखी। ये मैप के अंदर आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से जो है ये पावलोव है, और अभी इसी में से राख निकलना शुरू हो गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 अगस्त 2021 को निम्नलिखित कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? आने वाले 12 अगस्त को हमारी इसरो जो है एक उपग्रह लॉन्च करने वाली है, तो उसका सही आंसर है EOS-03, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 हम लॉन्च करने वाले हैं। ये देखिए ये आपके सामने जो नजर आ रहा है ये EOS-3 है, EOS-03 है, ओके, इसको जो है तैयार कर दिया गया है, लॉन्च करने के लिए यहाँ रेडी हो गया है। और हम इसको जो लॉन्च करने वाले हैं ये जो हमारा प्रक्षेपक है इसका नाम है GSLV। क्या नाम है? GSLV, ओके, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके द्वारा हम इसे लॉन्च करने वाले हैं 12 अगस्त 2021 को, ओके। यह जो एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा इसे जो हम लॉन्च करने वाले हैं, यह लॉन्च करेंगे हम श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहां से लॉन्च करेंगे? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03। इसी को ही GISAT कहा जाता है, GISAT-1 इसी को कहा जाता है, मतलब ये दोनों एक ही सैटेलाइट है, अलग अलग नहीं। इस उपग्रह को GSLV F10 द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा।
और यह जो सैटेलाइट है यह एक अत्याधुनिक उपग्रह है। यह बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम होगा। तो 12 अगस्त को इसे लॉन्च किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने 6 अगस्त 2021 को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। तो उसमें रेपो दर कितना घोषित किया गया है? आपको रेपो दर बोलना है उसका। ओके, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेपो दर है 4%। कितना है? 4% है रेपो दर। चल तो देखते हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में 4 अगस्त को हुई है। और यह जो मौद्रिक नीति है, यह मौद्रिक नीति 2021-22 वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति थी। ओके, इस मौद्रिक नीति की जो घोषित दरें है वो दरें हम देखेंगे। रेपो दर जो है 4%, रिवर्स रेपो दर जो है 3.35%, सीमांत स्थायी सुविधा जो है 4.25%, बैंक दर जो है 4.25% और CRR है 4%, SLR है 18%। और इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 22 में मतलब FY 22 फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो है हमारे देश की जीडीपी वृद्धि अनुमान इन्होंने घोषित किया है 9.5%। ओके, तो इस तरह से ये हुई है अभी हमारे हाथ में। अभी मौद्रिक नीति समिति की संरचना अगर हम देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है ये इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अभी फिलहाल में शक्तिकांत दास है। और यहाँ पर उप गवर्नर जो है हमारे भारतीय रिजर्व के वो जो है डॉक्टर माइकल देवबात्रा इंचार्ज पदेन सदस्य होते हैं। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी पदेन सदस्य होते हैं डॉक्टर मृदुल सागर हैं। मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर आशिमा गोयल ये इसके सदस्य हैं। अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब IIM अहमदाबाद के वित्त के प्रोफेसर है प्रोफेसर जयंत R वर्मा ये है। और एक कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर शशांक भिड़े। तो ये 6 लोगों की ये मौद्रिक नीति समिति होती है। संशोधनों के बाद अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब ISA, इसके ऊपर जो है हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी जो है 5वां देश बन गया है। तो देखते हैं क्या है ये। तो जर्मनी संशोधन के बाद अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। भारत के अंदर जर्मनी के जो राजदूत है जिनका नाम है वाल्टर जे लिंडनर, इन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौतों की हस्ताक्षरित प्रतियां जो है हमारे पास जमा कर दी है। संशोधन के लागू होने के बाद डेनमार्क अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला यहाँ पर जो है 5वां देश है। कितना यह संशोधन इसलिए किया गया है ताकि संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा यूनो का कोई भी सदस्य ISA का सदस्य बन सके। अब उष्णकटिबंधीय से बाहर के देश भी इस समूह पे शामिल हो सकते हैं। ISA के बारे में अगर देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है COP21 के दरमियान मतलब ये हुई थी पेरिस के अंदर COP21, तो जब उसके दौरान जो है 2015 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय हमारे देश के अंदर हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर है और इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के तेजी से और बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौतों के कार्यान्वयन में योगदान देना। ये देखिए जर्मनी हाल ही में बना है, तो जर्मनी का मैप अपने सामने है। जर्मनी जो है यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। देखिए ये जर्मनी है यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर, और चेक रिपब्लिकन, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, उसके साथ ही यहाँ पर स्विट्जरलैंड हो गया, उसके साथ ही लग्जमबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, डेनमार्क हो गया। इन सभी देशों की सीमा जो है जर्मनी से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेगम एंड अ रानी हजरत महल और लक्ष्मीबाई इन 1857 नामक नई किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है रुद्रांगशु मुखर्जी। यह इतिहासकार है और इन्होंने नई किताब एक लिखी है। ये देखिए यह जो किताब है, इस किताब का नाम आपको याद कर लेना है, अ बेगम एंड अ रानी, मतलब 2 है इसके अंदर। अ बेगम मतलब हजरत महल और अ रानी मतलब लक्ष्मीबाई।
मतलब हमारी रानी लक्ष्मीबाई, इन 1857 में जो उठाव हुआ था हमारा, उस उठाव के अंदर इन दोनों की जो भूमिका थी वो इस किताब के अंदर उन्होंने बताया है। इसके लेखक है प्रसिद्ध इतिहासकार रुद्रांगशु मुखर्जी, और ये जो बुक्स है प्रकाशन होने वाला है इसका पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की तरफ से। यह जो किताब है अवध की बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को खोज करती है। रुद्रांशु मुखर्जी जो है भारत में 1857 के विद्रोह के एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित इतिहासकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, उससे पहले ये देखिए, ये है बुक, जो बुक अभी हमने देखी है उसकी ये कवर है, देखिए। चलो आगे। ट्राइफेड TRIFED की स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में ट्राइफेड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 6 अगस्त को जो है ट्राइफेड का स्थापना दिवस मनाया गया। आज 7 अगस्त है और कल इसका जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। ट्राइफेड जो है ये जनजाति के जो लोग हैं उनके जो हस्तशिल्प है, ओके, उसके लिए उसके हस्तशिल्प की जो भी है चीजें उनको वितरण करने के लिए एक संगठन है। ट्राइफेड को जो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका जो है 6 अगस्त 2021 को इन्होंने 34वां स्थापना दिवस मनाया है। ट्राइफेड जो है इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1987 को, और ये राष्ट्रीय स्तर की एक सहकारी संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय उत्पादों, जनजाति के जो उत्पाद है जैसे हस्तशिल्प है, गैर इमारती वनोपज है, ओके, इनका विपणन के लिए सहायता करने के माध्यम से जनजातीय विकास को बढ़ावा देना, यह उद्देश्य है ट्राइफेड का। इसका मुख्यालय हमें नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके चेयरमैन है रमेश चंद मीना, और इसके जो एमडी है प्रवीर कृष्णा, और इसकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हमारे भारत देश की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति VM कनाडे। इनको जो है महाराष्ट्र का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ये देखिए आपके सामने जो नजर आ रही है तस्वीर, ये है न्यायमूर्ति VM कनाडे। लोकायुक्त के बारे में हम देख लेंगे। उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश VM कनाडे को महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर राज्यपाल BS कोश्यारी, मतलब भगत सिंह कोश्यारी ने नियुक्त किया है। यह जो सीट है पिछले 1 साल से खाली थी, क्योंकि न्यायमूर्ति ML तहलियानी ने जो है अगस्त 2020 में अपना कार्यकाल पूरा किया था और तब से यह खाली थी। लोकायुक्त की स्थापना पहली बार 1971 में की गई थी और पहली बार महाराष्ट्र राज्य में ही इस लोकायुक्त की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत की गई थी। और उसके बाद में लोकपाल है, तो लोकपाल जो है राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि लोकायुक्त जो है राज्य स्तर पर भ्रष्टाचारों के आरोपी की जांच करता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त का जो डिफरेंट है ये हमें जान लेना है। लोकपाल राष्ट्रीय स्तर के लिए, लोकायुक्त राज्य स्तर के लिए है। और देखिए हमने जो है कल आपको लिए जो है 2 सवाल पूछे थे क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर, उसका आंसर देख लेते हैं। भारत की सबसे हल्की मेट्रो का अनावरण किया गया है पुणे के अंदर। पुणे के अंदर ये मेट्रो चलाई जाएंगी और ये मेट्रो जो है इटली के अंदर तैयार की गई है। ओके, हाल ही में राष्ट्रीय अस्थि व जोड़ दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 4 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अस्थि व जोड़ दिवस हमारे तब मनाया गया है। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है आपको, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारतीय राज्य घटना के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मौत की सजा पाने वालों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं? मौत की सजा पाने वालों को भी और इतर कैदियों को भी क्षमा कर सकते हैं राज्यपाल, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किस अनुच्छेद के अनुसार? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में लिखना है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए क्विस्ट QUEST अध्ययन किसने शुरू किया? ओके, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके अंदर की जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सारे ग्रुप के अंदर आप SSC कर रहे हैं, उसका ग्रुप होगा आप UPSC कर रहे हैं, उसका ग्रुप होगा आप RRB कर रहे हैं, उसका ग्रुप होगा आप जो है PSC कर रहे हैं, उसका ग्रुप होगा
तो उन ग्रुप में जो है इस चैनल को ऐड कीजिए, वीडियो को भी ऐड कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।